मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज अमित बड़सरा। आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ज्यादा हाई वेटेज है। इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई हैव टू डिस्कस सम थिंग्स विद यू, लाइक हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ए टाइनी सेल्स ग्रोन इनटू ए फुल मैच्योर ह्यूमन बीइंग विद ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, कि कैसे एक छोटा सा बेबी एक फुल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है विद ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से। और अगर हमारी स्किन पे कोई छोटा सा कट लग जाता है तो वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। तो क्या ये सब सुन के आपको कोई हैरानी होती है? अगर होती है तो मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। दिस थिंग्स हैपन विद ए ब्यूटीफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज हम इस टॉपिक में ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन को ही डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारी प्रोसेस है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और इसका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हाई वेटेज है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि सेल साइकिल जरूरी क्यों है, व्हाई इट हैपेंस, कैसे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है और सेल कैसे अपने आप को डिवाइड करती है अल्टीमेटली। नाउ लेट गेट डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्यों जरूरी है। तो बच्चों, सेल साइकिल और सेल डिवीजन हमारी ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था इस लेक्चर को कि कोई छोटा सा टाइनी बेबी है, वो कंप्लीट एक फुल ग्रोन ह्यूमन बीइंग में कैसे बनता है। तो उसके लिए जो ग्रोथ हुई है दैट इज फ्रॉम ए टाइनी जाइगोट, या फिर एक छोटा सा बेबी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है, उसके अंदर क्या हुआ है, आपका ग्रोथ टेक प्लेस हुई है। क्या हुई है? ग्रोथ टेक प्लेस हुई है। ग्रोथ करने के लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है। दूसरा, अगर कोई भी हमारा पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर और रिप्लेसमेंट करने के लिए भी क्या होता है, आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, अगर मेरी फिंगर पे कट लग जाता है तो कुछ टाइम के बाद ये हील हो जाती है। तो इस हील में रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या कराते हैं? रिपेयर और रिप्लेसमेंट कराते हैं। उसके अलावा सेल साइकिल और सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, जो आपका अमीबा होता है वो क्या करता है, वो आपका रिप्रोड्यूस करता है। एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ये अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म किसकी हेल्प से बनाएगा? सेल साइकिल और सेल डिवीजन की हेल्प से बनाएगा। सो दैट्स व्हाई सेल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर देयर ग्रोथ, फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड फॉर द रिप्रोडक्शन। अब हम इस टॉपिक को डेप्थ में जानने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये सेल साइकिल क्या होता है और फिर ये सेल डिवीजन क्या होता है। तो अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो सेल साइकिल क्या होता है बच्चा? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके अंदर इन विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, जिसके अंदर सेल क्या करेगी? अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगी। डुप्लीकेट ऑफ जीनोम, जीनोम डुप्लीकेट किया जाता है। उसके अलावा सेल सिंथेसाइज करती है अपने कंसिस्टेंट को, सिंथेसिस ऑफ अदर सेल कंसिस्टेंट, अदर सेल कंसिस्टेंट जो आगे चल के रिक्वायर्ड होंगे सेल ग्रोथ के लिए, एंड इवेंचुअली डिवाइड हो जाएगी दो सेल्स के अंदर, इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू सेल्स। क्या हो जाएगा? दो सेल्स के अंदर इवेंचुअली ये डिवाइड करेगा। इसी पूरी प्रोसेस को बोलेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या हुआ? एक सीक्वेंस हुआ इवेंट का जिसके अंदर सेल ने डुप्लीकेट किया अपना जीनोम, सेल्स के अंदर जितने भी कंसिस्टेंट जो रिक्वायर्ड थे ग्रोथ के लिए उनको सिंथेसाइज किया, और इवेंचुअली वो डिवाइड हो गई नई दो डॉटर सेल्स के अंदर। ये जो दो नई सेल्स बनी है, इन दो नई सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। दिस इज ऑल अबाउट द सेल साइकिल। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस in which new cells
आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग सेल्स, यानी कि एक ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर एक लिविंग सेल से दूसरी नई लिविंग सेल्स बन जाए, उसी प्रोसेस को बोलेंगे सेल डिवीजन। सो ये था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने जाना अब तक कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, होते क्या है। अब हम इनको डेप्थ में स्टडी करते हैं कि कैसे टेक प्लेस करते हैं, सेल यहाँ पे कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। बच्चों, ये जो सेल साइकिल होती है ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। ये सेल साइकिल 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो सकती है आपके फ्रॉग लार्वा के अंदर। ई कोलाई के अंदर ये सेल साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट्स के अंदर। ई कोलाई गेट डिवाइड इन एवरी 20 मिनट्स। अगर मैं बात करूं ईस्ट सेल की, तो ईस्ट सेल डिवाइड करती है आपकी हर 90 मिनट के बाद। और अगर मैं एक ह्यूमन सेल्स की बात करूं, टिपिकल ह्यूमन सेल्स की बात करूं, तो ये सेल्स डिवाइड करती है आपकी एवरी 24 आवर्स के अंदर। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग के अंदर ही कुछ सेल ऐसे हो सकते हैं जो ऑल टुगेदर डिवाइड नहीं करती, जैसे कि न्यूरॉन सेल्स, हमारी ब्लड सेल्स, ठीक है, वो एट ऑल डिवाइड नहीं करती। उसके अलावा कुछ सेल्स आपकी 1 मंथ, 1 ईयर, इवन मल्टीपल ईयर्स भी टेक प्लेस कर सकते हैं अपने पूरे सेल साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि फीमेल्स के अंदर oocyte या फिर एग फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होती है वो अपने आप में काफी लंबा टाइम लेती है ना। तो ये जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम ले सकता है। ओके, बट हम एक टिपिकल ह्यूमन सेल्स को लेके इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। ये जो ह्यूमन सेल्स है हर 24 आवर्स में डिवाइड करेगी, और एक ह्यूमन सेल्स 24 आवर के अंदर सेल साइकिल को 2 फेज के अंदर कंप्लीट करती है। अब हम 2 फेज को पढ़ने जा रहे हैं। सो अब ये जो सेल साइकिल है ये कंप्लीट हो रही है बच्चे 2 फेज के अंदर। सो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फेजेज ऑफ सेल साइकिल। फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सो सेल साइकिल जो होती है बच्चे वो 2 फेज के अंदर कंप्लीट होती है, और वो 2 फेज कौन कौन से होंगे। सबसे पहले होता है हमारा इंटरफेज, सबसे पहला होता है हमारा इंटरफेज, और जो सेकंड फेज होता है वो होता है हमारा एम फेज। ये जो फेजेज हैं सेल साइकिल के ये यूनिवर्सल होंगे, चाहे वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिवीजन होता है वो स्लाइटली डिफरेंस क्रिएट करता है, बट हम यहाँ पे एक टिपिकल यूकैरियोटिक दैट इज ह्यूमन सेल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो फेज होंगे वो 2 फेज होंगे सेल साइकिल के, वन इज इंटरफेज, अदर इज एंड फेज। इंटरफेज जो होता है इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि सेल यहाँ रेस्ट कर रही होगी, लेकिन ये थोड़े नाम से हटके है अपने। कैसे? क्योंकि सेल यहाँ पे चोटी में रेस्ट नहीं कर रही होती है, सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करती है इस टाइम पे। जैसे कि मैं अगर आपको अच्छा एग्जांपल दूं, तो हम क्या करते हैं, हम नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो नीट आपका जब एग्जाम होता है आप उस डे पे क्या करते हो, एक्चुअलिटी में परफॉर्म करते हो, लेकिन उस परफॉर्मेंस के लिए आप पूरे 1-2 साल प्रिपेयर करते हो जिससे कि आपका एग्जाम बेस्ट हो पाए। तो उसी तरीके से सेल एक्चुअल में सेल डिवीजन करेगी, उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर दिया, और उसी प्रिपरेटरी फेज को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग फेज बोलते हैं या फिर इंटरफेज बोलते हैं। ये जो इंटरफेज है ये 3 फर्दर फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहला आपका G1, सेकंड इज S फेज एंड थर्ड इज योर G2 फेज। सो इन 3 फेजेस के अंदर आपका इंटरफेज कंप्लीट होगा। फर्स्ट इज G1, सेकंड इज S, थर्ड इज G2। ये जो G1 फेज है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसका G स्टैंड करता है यहाँ पे गैप और ग्रोथ के लिए, गैप फेज या फिर ग्रोथ फेज। जो S फेज है ये हमारा सिंथेसिस फेज होता है। दिस फेज इज आवर सिंथेसिस फेज, एंड G2 इज आवर सेकेंडरी या फिर सेकंड गैप बिटवीन द सेल साइकिल। सो दिस इज आवर गैप 2 और ग्रोथ
2 फेज। ओके, सो इन 3 फेजेस से हमारा इंटरफेस कंप्लीट होता है, जिसको अभी हम अगले ही इसी पार्ट के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो हमारा फेज है वो है हमारा एम फेज। इस फेज को हम दूसरा नाम देते हैं एक्चुअल डिवाइडिंग फेज। सो ये है हमारा डिवाइडिंग फेज। इसके अंदर सेल एक्चुअलिटी में डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, ये जो डिवाइडिंग फेज है ये अपने आप में 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। ये जो वर्ड है कैरियोकाइनेसिस, इसमें 2 वर्ड आते हैं। एक कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। यानी कि सबसे पहले एम फेज के अंदर आपका न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, उसके बाद क्या होगा? आपका साइटोकाइनेसिस होगा। इसके अंदर भी सेम 2 वर्ड है, साइटो मीन्स आपका साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या होगा? आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और आपकी 2 नई सेल्स बन गई। इसी को हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन बोला। ये जो पूरी प्रोसेस हुई उस पूरी प्रोसेस को बोला हमने सेल साइकिल, और जिसके अंदर अल्टीमेटली आपकी 2 नई सेल्स बन गई उसको बोला हमने सेल डिवीजन। अब जब ये सेल डिवीजन होगा तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है उसके अंदर फर्दर कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आपके होंगे। तो जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसके अंदर मेजरली आपके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होगा आपका प्रोफेज, सेकंड होगा आपका मेटाफेज, थर्ड होगा आपका एनाफेज, और फोर्थ होगा आपका टेलोफेज। ये चारों के चारों फेज के अंदर सेल्स अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर रही होती है। तो ये आपके कैरियोकाइनेसिस के पार्ट हैं या फिर फेजेज हैं कैरियोकाइनेसिस के। इन्हीं सभी पार्ट्स को अभी हम डेप्थ में स्टडी करेंगे 1 बाय 1। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेज को। हमारा जो इंटरफेज होता है इसको हमने रेस्टिंग फेज बोला। एक्चुअलिटी में जो सेल्स होते हैं वो रेस्ट नहीं कर रही होती है, यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरफेज और रेस्टिंग फेज। जैसा कि अभी हमने स्टार्ट किया था, एक टिपिकल ह्यूमन सेल्स आपका 24 आवर के अंदर डिवाइड करती है। तो उस 24 आवर के अंदर रेस्टिंग फेज ही अपने आप में 23 आवर्स लेता है। तो 23 आवर्स के अंदर एक टिपिकल ह्यूमन सेल्स आपकी इंटरफेज के अंदर ही रहती है। सो एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ 1 आवर के अंदर ही होता है। तो किसी भी चीज को प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू एक्चुअल रिजल्ट लेके आने में। जैसे कि आप नीट से रिलेट कर सकते होगे, नीट के प्रिपरेशन में हमें बहुत टाइम लगता है बट रिजल्ट एक पेपर पे डिसाइड कर लेता है। वो 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन आपका फाइनल डिसाइड करेंगे कि आपने कितना मेहनत किया, है ना। सो सेम यहाँ पे होता है कि इस रेस्टिंग फेज के अंदर सेल कितने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करती है, वही डिफाइन करेगा कि सेल डिवीजन टेक प्लेस करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो ये जो रेस्टिंग फेज था ये 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज G1 फेज, जिसको हमने गैप या फिर ग्रोथ फेज बोला। इस गैप फेज के अंदर जैसा कि नाम से पता लग रहा है सेल क्या करेगी? ग्रो करेगी। तो सेल्स क्या करते हैं? यहाँ पे ग्रो करती है। सेल शोज ग्रोथ, कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितनी भी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करेगी। उसके अलावा यहाँ पे सेल्स क्या करती है? अपनी ऑर्गेनेज को डुप्लीकेट करती है, क्योंकि जब सेल्स एक्चुअलिटी में डिवाइड हो जाएगी तो दूसरी जो नई सेल्स बनेगी उनको ऑर्गेनेज चाहिए अपने में बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए।
तो इस फेज के अंदर क्या करती है, सेल्स अपनी ऑर्गेनेज को डुप्लीकेट करती है। तो ये मेजर इवेंट है G1 फेज के अंदर। दूसरा जो हमारा फेज है वो है एस फेज, एस और सिंथेसिस फेज। जैसा कि नाम से यहाँ पता लग रहा है कि इस फेज के अंदर कुछ ना कुछ सिंथेसाइज होगा। तो एस फेज के अंदर सेल्स अपने डीएनए को सिंथेसाइज करती है। सो ओवर हियर डीएनए गेट रेप्लिकेटेड। डीएनए क्या किया जाता है बच्चा, रेप्लिकेट किया जाता है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट होने से जो दो नई सेल्स बनेंगी उनके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा डीएनए का। तो डीएनए गेट रेप्लिकेट, या फिर आप यहाँ पे क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन भी बोल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन जाए कि सिर्फ क्रोमोसोम्स तो डुप्लीकेट नहीं होते, तो आप जब एनसीईआरटी की समरी पार्ट पढ़ते हो तो वहां पे एनसीईआरटी ने क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन भी नाम लिखा है। तो आप इस इवेंट के अंदर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअली में यहाँ डीएनए रेप्लिकेट करते हैं जिससे डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है। ये डीएनए कंटेंट रेप्लिकेट करने से कैसे सेल को बेनिफिट हुआ उसको मैं आपको एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल डेटा से बताता हूँ। अगर मैं एक टिपिकल ह्यूमन सेल्स की बात करूं तो टिपिकल ह्यूमन सेल्स के अंदर डीएनए कंटेंट होता है बच्चा 2C। तो ये जो 2C कंटेंट ऑफ डीएनए है ये हमारा G1 फेज के अंदर। जैसे ही सेल्स कहाँ जाएगी, आपकी एस फेज के अंदर जाएगी, तो डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा, दैट इज 4C। ठीक है, सो ये डीएनए कंटेंट इस तरीके से आपके बढ़ते हैं। G1 फेज से एस फेज में जाते जाते आपका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। ओके, लेकिन इसी टाइम पे हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। सो नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अगर एक टिपिकल ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम है तो एस फेज के बाद भी उसमें 46 ही क्रोमोसोम्स रहे होंगे। तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता एस फेज के अंदर। इसके बाद जो हमारा लास्ट फेज बचता है इंटरफेज के अंदर वो है हमारा G2 फेज। G2 फेज या गैप 2 फेज या फिर ग्रोथ 2 फेज। इसके अंदर भी सेल क्या करते हैं, फर्दर ग्रोथ करते हैं जो आपकी अभी रिक्वायर्ड है सेल डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे सेल क्या करेगी, फर्दर ग्रोथ करेगी। ठीक है, और अपने आप को प्रिपेयर करेगी एम फेज के लिए। एंड प्रिपेयर फॉर एम फेज। एम फेज के लिए क्या करेगी, ये अपने आप को प्रिपेयर करेगी। सो ये तीनों फेजेस के अंदर सेल्स अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। एक टिपिकल ह्यूमन सेल्स आपकी बच्चा इंटरफेज के अंदर 23 आवर्स लेती है। उन 23 आवर्स में भी आपका जो G1 है, एस है और G2 फेज है, ये अलग अलग टाइम के अंदर टेक प्लेस करते हैं। सबसे पहले जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है अडेप्ट करने में, लेक्चर को समझने में, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट होते हैं। उसी तरीके से G1 जो फेज है वो सबसे पहला फेज है, ये जहां पे सेल्स अभी ग्रो करना स्टार्ट करेगी, है ना, अपनी सेल्स को डुप्लीकेट करेगी, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। इट यूजुअली टेक्स अप्रोक्स 11 आवर्स। उसके बाद जो एस फेज होता है ये ऑलमोस्ट आपका 8 आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है। और G2 जो फेज होगा वो ऑलमोस्ट आपका 4 आवर के अंदर कंप्लीट होगा। सो ये तीनों आपके ऑलमोस्ट 23 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे सेल्स अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि वो अब अपने आप को डिवाइड कर सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा फेज, दैट इज एम फेज। ये जो हमारा एम फेज होता है ये एक्चुअल डिवीजन वाला फेज होता है। सो दिस इज आवर एक्चुअल सेल डिवीजन फेज। ये हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन फेज है। और रिसेंट में अभी हम पढ़ के आए कि जो इंटरफेज है वो 23 आवर्स लेता है और एक टिपिकल ह्यूमन सेल्स 24 आवर के अंदर डिवाइड करती है। तो ये ऑलमोस्ट आपका 1 आवर के अंदर कंप्लीट होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें काफी लंबा टाइम लगता है, इट टेक 2 इयर्स, बट 3 आवर्स के अंदर हम अपना एग्जाम दे देते हैं। तो उसी तरीके से सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लेती है, एक्चुअल डिवीजन के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर डिवाइड कर लेती है। अब यही जो एम फेज होगा ये डिसाइड करता है कि हमारा सेल डिवीजन किस तरीके का होगा। तो जो ये एम वर्ड है यहाँ ये डिनोट कर रहा होता है माइटोसिस को।
ठीक है। सो ये माइटोसिस क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस एम फेज के भी आप पे हम सेल डिवीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि सेल जो डिवीजन है वो दो तरीके से टेक प्लेस कर सकता है। वन इज आवर माइटोसिस एंड अदर इज आवर मियोसिस। ये जो माइटोसिस और मियोसिस है, यही दो तरीके से कोई भी सेल्स डिवाइड करती है। उसके अलावा जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर एमाइटोसिस भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन राइट नाउ अभी हम सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस को मेन डिस्कस में रखेंगे। इन वाले पार्ट को हम नए लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ एम जो स्टैंड है वो माइटोसिस के लिए है। तो माइटोसिस और मियोसिस को हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन डिवीजन के अंदर क्या होता है और ये कहां कहां टेक प्लेस करेंगे। सो जैसा कि हमने इस चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि अगर मेरी फिंगर पे कट लग गया तो ऑटोमेटिकली हील होगी। तो जो रिपेयर और रिप्लेसमेंट हुआ उसके लिए कौन सा डिवीजन रिक्वायर्ड होगा, आपका माइटोसिस। तो जो आपका रिपेयर है या फिर जो रिप्लेसमेंट है ओल्ड और डेड सेल्स का, उसके लिए कौन सा डिवीजन टेक प्लेस करता है बच्चा, माइटोसिस टेक प्लेस करता है। इसके अलावा हमने देखा था कि एक छोटा टाइनी बेबी आपका फुल ह्यूमन बीइंग बन जाता है विद ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो उसमें भी क्या लगता है, आपका माइटोसिस लगता है। तो माइटोसिस बेसिकली किसके लिए होगा, अपना ग्रोथ के लिए होगा। अगर सेल्स को या बॉडी को ग्रोथ करनी है या रिपेयर या रिप्लेसमेंट करना है तो आपका कौन सा डिवीजन चलेगा बच्चा, माइटोसिस चलेगा। इसके अलावा अगर सेल्स को रिप्रोड्यूस करना है तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर गैमेट बनाने पड़ते हैं और उन गैमेट की फॉर्मेशन के लिए हमें मियोसिस कराना पड़ता है। सो मियोसिस मेनली टेक प्लेस फॉर द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर सेल्स को करना है, ऑर्गेनिज्म को करना है, तो क्या होगा, आपका मियोसिस टेक प्लेस करेगा फॉर द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनाने के लिए क्या होगा, आपका मियोसिस टेक प्लेस करेगा। ओके, तो ये बेसिक डिवीजन है, वन इज माइटोसिस अदर इज मियोसिस, जिसमें सेल्स अपने आप को डिवाइड कर रही होती है और दो नई सेल्स बनाती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मियोसिस पे एम्फेसाइज करेंगे। राइट नाउ अब हम माइटोसिस को स्टडी करेंगे। एम फेज से पहले जो हमने फेज पढ़ा था दैट इज इंटरफेज, वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों के लिए सेम होता है, बट जो एम फेज होता है वो माइटोसिस और मियोसिस के लिए डिफरेंट होता है। सो हमने वहां पे ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि इंटरफेज मियोसिस और माइटोसिस में क्या चेंज लेके आएगा, क्योंकि वहां ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। देयर इज नो चेंजेस इन इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस और मियोसिस, बट एम फेज में देयर आर टू मेनी डिफरेंसेस। उन डिफरेंसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अब हम एम फेज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एम फेज बेसिकली आपके चार फेजेस के अंदर कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेज। ये जो प्रोफेज होता है बच्चा, इसके अंदर सेल्स कैसे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसके बारे में देखते हैं। तो अगर मैं किसी सेल्स को एम फेज के अंदर देखूंगा तो एम फेज के अंदर मेरा जो सेल्स होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर मेरे क्रोमोसोम्स मेरे को विजिबल होंगे और वो क्रोमोसोम्स आपके कंडेंस होंगे सबसे पहले, और कंडेंस होके वो मेरे को कुछ इस तरीके के विजिबल होंगे जिसके अंदर बेसिकली मुझे दो क्रोमेटिड दिखाई देंगी। So in prophase there are few events that take place. One is chromosomal condensation. तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम कंडेंस होता है। क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमोसोम कंडेंस होगा। क्रोमोसोम कंडेंस होने से मेरे को दो क्रोमेटिड दिखेगी, एक क्रोमेटिड है, एक ये वाली क्रोमेटिड। क्रोमोसोम हैव टू क्रोमेटिड, क्रोमोसोम विद टू क्रोमेटिड। हर एक क्रोमोसोम के पास क्या होगा बच्चा, दो क्रोमेटिड होगा। इसी स्टेज के अंदर मेरा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिग्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर मैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बना लेता हूं। तो ये जो मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। सो ये क्या होना स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिग्रेड या डिसअपीयर। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट होगा या फिर डिग्रेड होगा। इसके अलावा
जो मेरे साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि मेरा ईआर है, वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे गोल्जी बॉडीज होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। सो बेसिकली हमारी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर हमारा न्यूक्लियस के अंदर एक डेंसली बॉडी दैट इज न्यूक्लियोलस, वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियोलस हमारा डिसअपीयर हो जाता है। इसी फेज के अंदर हमारे जो सेंट्रियोल होते हैं वो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसी फेज के अंदर ये जो सेंट्रियोल है जो कि स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, वो स्पिंडल फाइबर बनाने वाली स्ट्रक्चर आपकी अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। प्रोफेज के अंदर हमारे जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। ये कहां चले जाएंगे, आपके अपोजिट पोल पे चले जाएंगे बच्चा, ठीक है। उसके अलावा इसी फेज के अंदर हमारे जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं वो डिग्रेड होते हैं। साइटोस्केलेटन एलिमेंट गेट डिसअपीयर्ड। ये हमारे साइटोस्केलेटन एलिमेंट जो होते हैं वो डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, और जो हमारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो बनना स्टार्ट कर जाते हैं। सो एंड बट माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म, जिनको हम माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बोलेंगे, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स, माइटोटिक स्पिंडल बन जाएंगे। सो बेसिकली प्रोफेज के अंदर क्या क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड हुआ, उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो कंडेंस हो गए, और हर क्रोमोसोम्स के पास दो दो क्रोमेटिड विजिबल होने लगे। इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज एआर, गोल्जी एंड देन न्यूक्लियोलस, वो क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई। एंड जो हमारे स्पिंडल फाइबर बनाने वाली स्ट्रक्चर थी दैट इज सेंट्रियोल, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, और जितने भी साइटोस्केलेटन एलिमेंट थे सेल्स के अंदर वो डिग्रेड हो गए, डिसअपीयर हो गए, बट माइटोटिक स्पिंडल आपके बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आता है कि सर ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो डिग्रेड क्यों करती है। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रह के भी सेल डिवीजन पॉसिबल हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिवाइड होनी इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारे स्पिंडल फाइबर जब ये हमारे क्रोमोसोम के साथ में अटैच करे तो उस क्रोमोसोम को इक्वली सेपरेट आउट कर सके। तो ये स्पिंडल फाइबर आगे चल के इन क्रोमोसोम के साथ में बाइंड करेंगे, और उन क्रोमोसोम के बाइंडिंग के लिए स्पिंडल फाइबर के साथ इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिग्रेड होना जरूरी है। जैसे ही ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिग्रेड होगी तो हमारा नेक्स्ट फेज मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेटाफेज के अंदर हम दो पार्ट पढ़ेंगे। मेटाफेज बेसिकली दो स्टेप्स में कंप्लीट होगा, वन इज प्रोमेटाफेज एंड सेकेंड वन इज मेटाफेज। जो हमारा प्रोमेटाफेज होगा बच्चा, दिस वन, इसके अंदर क्या क्या इवेंट होंगे, जो हमारे स्पिंडल फाइबर बने थे वो क्रोमोसोम के साथ बाइंड कर जाएंगे। सो सबसे पहले हम बनाते हैं क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के साथ जो हमारे स्पिंडल फाइबर बने हैं सेंट्रियोल से, वो स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, अटैच करेंगे। मेटाफेज के अंदर हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुका है, तो अब यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या बची है यहाँ पे, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी है। और कंप्लीट डिसअपीयरेंस
ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हमारे मेटाफेज को स्टार्ट करता है। तो मेटाफेज के अंदर क्या हुआ, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे उनके साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। तो प्रोमेटाफेज के अंदर क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ में आपके स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो काइनेटोकोर के साथ में अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर, उसके बाद ये इसको इस एक मेटाफेजिक प्लेट की तरफ लेके आते हैं, जो कि आपका एक सेंट्रली प्लेस होगी। एक विजुअल आप लाइन लगा लो यहाँ पे, ये विजुअल लाइन मेरी में स्पिंडल इक्वेटर को रिप्रेजेंट करेगी। उस स्पिंडल इक्वेटर की तरफ ये जो स्पिंडल फाइबर है उन क्रोमोसोम्स को पुल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोमेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइंड टुवर्ड इक्वेटर के ऊपर अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही हमारा मेटाफेज स्टार्ट होगा, तो मेटाफेज के अंदर ये जो स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को इक्वेटर की तरफ पुल कर लेते हैं, तो वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। सो ये है हमारे सेंट्रियोल्स। इन सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर निकले थे, उन स्पिंडल फाइबर ने हमारे क्रोमोसोम्स को अलाइन कर दिया एक मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे, ये बच्चे अलाइन हो गए हमारे इक्वेटर प्लेट के ऊपर मेटाफेज के अंदर, और इसके बाहर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोमेटाफेज के अंदर क्या हुआ बच्चा, प्रोमेटाफेज के अंदर सबसे पहले स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर के साथ में कनेक्ट किए। काइनेटोकोर के साथ कनेक्ट करने से इन स्पिंडल फाइबर ने इन क्रोमोसोम्स को इक्वेटर की तरफ पुल करना स्टार्ट किया। और मेटाफेज के अंदर आपके जितने भी क्रोमोसोम थे वो सारे के सारे कहाँ आ गए, आपके मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए। तो क्रोमोसोम अलाइंड एट मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटर, मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटर पे सारे के सारे आपके अलाइन हो जाते हैं। ये इवेंट होते हैं हमारी मेटाफेज के अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं एनाफेज को। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट फेज, दैट इज एनाफेज को। एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स थे वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को पुल करेंगे। ये जो सेंट्रियोल्स थे, इन सेंट्रियोल से हमारे जो स्पिंडल फाइबर अभी क्रोमोसोम्स के साथ में अटैच थे, वो क्या कर रहे होंगे बच्चा, पुल कर रहे होंगे अपोजिट एंड की तरफ। अब ये जो सेंट्रोमीर है क्रोमोसोम्स का वो टूट जाएगा। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, इस एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर हमारा स्प्लिट करता है, और सेंट्रोमियर के स्प्लिट करने से ये जो हमारी क्रोमेटिड है ये सेपरेट हो जाती है। इन एनाफेज व्हाट हैपेंस, सेंट्रोमियर गेट स्प्लिट। सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा बच्चा, स्प्लिट हो जाएगा। और सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से हमारी जो क्रोमेटिड है वो भी क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो ये जो स्प्लिटिंग है किस तरीके से होगा, ये हमारी एक क्रोमेटिड इस पोल की तरफ आ जाएगी और दूसरी क्रोमेटिड हमारी दूसरी पोल की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड वाले क्रोमोसोम के साथ भी ऐसा ही होगा, ये भी आपका सेंट्रोमियर से स्प्लिट करेगा और जो क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो स्प्लिट करता है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम स्प्लिट एट सेंट्रोमियर से क्या हो जाता है आपका, स्प्लिट हो जाता है एंड क्रोमेटिड गेट सेपरेट। और क्रोमेटिड जो होती है वो सेपरेट हो जाती है बच्चे, क्रोमेटिड गेट सेपरेट।
क्रोमेटिड क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी एंड स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल, और क्या करेंगे वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगी। ओके, सो ये एनाफेज के अंदर होता है। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा, टीलोफेज के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं, क्रोमेटिड अलग हुए हैं, वो एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगी। सो ये हमने बना दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां इस पोल की तरफ आपके जो क्रोमोसोम्स आए हैं, और इस कुछ क्रोमोसोम जो इस पोल की तरफ आए थे, वो अपनी डिस्क्रीट आइडेंटिटी को लूज करेंगे। ये जो हमारी क्रोमेटिड थी, यहाँ पे अभी एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये क्या करेगी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगी। क्या किया जाएगा यहाँ पे, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगी, और लूज करने से ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोबारा से डिकंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्रोमोसोमल पार्ट है ये डिकंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम के डिकंडेंस होने के बाद इसके बाहर बन जाती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, हैविंग स्मॉल न्यूक्लियर पोर्स। सो हम उस पार्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इनके बाहर बन जाएगी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना तो जितनी भी सेल ऑर्गेनेज डिसअपीयर हुई थी हमारी प्रोफेज के अंदर, वो दोबारा से बन जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ER दोबारा बन जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोबारा बन जाएगा, जो हमारा न्यूक्लियोलस था वो दोबारा बन जाएगा, एक डेंसली स्ट्रक्चर वो दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ER बना देते हैं दोबारा, और यहाँ पे भी हम एक गोल्जी बना देते हैं एक्स्ट्रा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, न्यूक्लियोलस, ये क्या होंगे, रीफॉर्म होंगे। और इसके बाद सेल्स आपके नेक्स्ट फेज दैट इज साइटोकाइनेसिस के अंदर चली जाएगी, जिसके अंदर जो सेल्स का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा, और सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होने से ये दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिसमें सेल्स इवेंचुअली दो नई सेल्स बना लेती है। उसको हमने सेल डिवीजन बोला, और पूरे स्टेप्स को, पूरे इवेंट को बोला हमने सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के अंदर इवेंचुअली क्या बना, आपका दो नई सेल्स बन जाती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेज और एनाफेज। अगर हम टेलोफेज को मार्क करें तो टेलोफेज में क्या क्या हुआ, टेलोफेज के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स थे उन्होंने अपनी डिस्क्रीट आइडेंटिटी को लूज किया। क्रोमोसोम्स लूजेस देयर डिस्क्रीट आइडेंटिटी, बेसिकली उन्होंने क्या किया, डिकंडेंस हो गए। क्या हो गया बच्चा, डिकंडेंस हो गए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो ER था, गोल्जी था, या फिर आपका न्यूक्लियोलस था, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो रीअपीयर हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट रीअपीयर, ये दोबारा से रीअपीयर होगी। और उसके बाद सेल्स में क्या होगा, आपका साइटोकाइनेसिस हुआ, और साइटोकाइनेसिस होने से सेल्स दो इंडिविजुअल सेल्स के अंदर या दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, या दो नई डॉटर सेल्स बन गई। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने आई थिंक बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर स्टडी किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो टिल नाउ इतना ही। नए लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस, दैट इज कि गैमेट जो फॉर्मेशन होगा उसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, कैसे वो डिफरेंशिएट करेगी। सो उस पार्ट को जानने के लिए आप नए लेक्चर दैट इज मियोसिस के साथ जरूर जुड़िएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।